दोस्तों यदि जम्मू एंड कश्मीर को देखा जाए तो आज हम केवल 55% लैंड एरिया को ही कंट्रोल करते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 35% और चाइना ने 20% लैंड इलीगली ऑक्युपाई कर रखे हैं। न केवल इन इलीगल इंसर्शंस ने हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज किया है, बल्कि इंडिया के सामने कई स्ट्रेटेजिक लॉसेस भी क्रिएट किए हैं। जहां एक और इंडिया और पाकिस्तान के बीच एलओसी डिमार्केट होने के बाद फोर्सेज अपनी पोजीशन होल्ड करने में कामयाब हुई हैं, वहीं चाइनीज साइड पे यह सिचुएशन इतना स्टेबल नहीं है। चाइना ने समय के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ जैसी क्राइसिस जनरेट कर अपनी बाउंड्री फर्दर एक्सटेंड करने के अनेक प्रयास किए हैं। आज चाइना अक्साई चिन्ह के द्वारा हमारे लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स को इलीगली ऑक्युपाई कर चुका है और इसे फर्दर एक्सटेंड करने की कोशिश में लगा है। यूँ तो ये किस्सा लेट 1950s में शुरू हुआ था, लेकिन आज इंडिया और उसकी डिफेंस फोर्सेस 1962 के कंपैरिजन में पूरी तरह से बदल चुकी हैं और अब अक्साई चिन्ह को वापस इंडिया में इंटीग्रेट करने की बातें चल रही हैं। रशिया द्वारा यूक्रेन पे किए गए अटैक ने ऐसे डिस्कशन को फर्दर फ्यूल प्रोवाइड किया है। दोस्तों आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम अक्साई चिन्ह के कॉन्फ्लिक्ट को समझते हुए उसके इंपॉर्टेंस को जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इंडिया के उन पोजीशंस पर चर्चा करेंगे जिनकी मदद से हम अक्साई चिन्ह को इंडिया में वापस इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही इस पूरे ऑपरेशन में रशिया द्वारा इंडिया को दिए जाने वाले सपोर्ट की प्रोबेबिलिटीज पे भी हम नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अक्साई चिन्ह लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है, जो मोस्टली हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट द्वारा कॉम्प्राइज किया जाता है। तरीम बेसिन से कुनलुन रेंज द्वारा सेपरेटेड ये एरिया लद्दाख के ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है। 1834 से डोगरा इन्वेजन से पहले लद्दाख एक इंडिपेंडेंट हिमालयन स्टेट हुआ करता था, जिसके बॉर्डर्स अक्सर नियर बाई किंगडम्स के बीच फ्लक्चुएट होते रहते थे। यदि कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये रीजन अपने पड़ोसी तिब्बत से काफ़ी सिमिलर हुआ करता था। इकोनॉमिक टर्म्स में लद्दाख और पर्टिकुलरली अक्साई चिन्ह सेंट्रल एशिया, कश्मीर और तिब्बत के बीच ट्रेडिंग रूट प्रोवाइड करता था। 1819 में सिख रूलर्स द्वारा कश्मीर एक्वायर करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने लद्दाख की ओर अपने कदम बढ़ाए। सिख रूलर्स के डोगरा फ्यूडिटरीज में से एक गुलाब सिंह ने अपने बेस्ट जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया की मदद से 1834 में लद्दाख पे जीत पाई और उसे जम्मू एंड कश्मीर से इंटीग्रेट करने का काम किया। 1842 में ट्रीटी ऑफ चुसुल के तहत तिब्बत और कश्मीर के रूलर्स ने इस बात को कंफर्म किया कि लद्दाख कश्मीर का हिस्सा है और इसे कश्मीर की गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूँ तो इनिशियली इस रीजन की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को ना समझते हुए लद्दाख में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, लेकिन 1845 से 46 के फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद लद्दाख अक्साई चिन्ह समेत पूरे जम्मू एंड कश्मीर को ब्रिटिश रूल के अंडर लाया गया। सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हुए विलियम जॉनसन ने 1865 में जॉनसन लाइन प्रपोज की, जिसमें अक्साई चिन्ह को कश्मीर का हिस्सा बताया गया। 1897 में एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर सर जॉन अर्डर्क ने यारकांड रिवर के नॉर्थ पे स्थित कुनलुन माउंटेन्स के क्रेस्ट के अलाउंग एक नई बाउंड्री लाइन प्रपोज की, जिसे अर्दक लाइन कहा गया। दोस्तों इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जॉनसन लाइन और अर्दक लाइन द्वारा प्रपोज मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हुए जॉनसन अर्दक लाइन को लद्दाख की फाइनल बाउंड्री के तौर पे एक्सेप्ट किया। आगे चलकर ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी पाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ये टेरिटरीज और बाउंड्रीज इनहेरिट की और कुछ इस तरह अक्साई चिन्ह समेत पूरा लद्दाख इंडिया की लॉफुल टेरिटरी का हिस्सा बना। दोस्तों चाइना ने इनिशियली लद्दाख या अक्साई चिन्ह के इंडिया में शामिल होने का कोई विरोध नहीं किया। इवन 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरे जम्मू और कश्मीर को अपने इंटीग्रल टेरिटरी की तरह अडॉप्ट किया, चाइना ने उस समय भी इसे लेकर चुप्पी बनाए रखी। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा अपनी बुक इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि 1920 से पहले के किसी भी चाइनीज मैप में अक्साई चिन्ह को चाइना का हिस्सा नहीं बताया गया था। 1930 के शिनजियांग मैप के अनुसार भी कोराकोरम रेंज की जगह कुनलुन माउंटेन्स अक्साई चिन्ह के बॉर्डर हुआ करते थे, जो हमेशा से इंडिया का स्टैंड रहा है। चाइना का स्टैंड अक्साई चिन्ह को लेकर बदलना चालू हुआ 1950s से, जब उसने तिब्बत को एनेक्स करना शुरू किया। द फेट ऑफ तिब्बत के ऑथर क्लॉड एरपी ने यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को साइड करते हुए कहा कि अक्साई चिन्ह को लेकर चाइनीज पॉलिसी 1952 में
चेंज होती नजर आई। 1950 में तिब्बत को एनेक्स करने के दौरान चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत के वेस्टर्न बाउंड्री के बाहर जाकर एग्रेशन करने का निर्णय लिया और इसकी शुरुआत हुई एक 3 रोड के नेटवर्क से, जिसे मिलिट्री सुपरविजन के तहत बनाते हुए अक्साई चिन्ह से गुजारा गया। इन रोड्स में से ही एक हाईवे नंबर 219 है जो शिनजियांग के होटान से तिब्बत के ल्हासा को जोड़ता है। क्लॉड अर्पी ने एक और CIA डॉक्यूमेंट साइट करते हुए कहा कि चाइनीज मिलिट्री ने सबसे पहले अपना प्रेजेंस अक्साई चिन्ह में 1951 में दिखाया और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज 1953 में शुरू की गई। ये हमारे लिए एक लेसन से कम नहीं है कि जहां एक और चाइना हमारी ज़मीन पर सड़कें बना रहा था, वहीं इंडिया में उस समय हिंदी चीनी भाई भाई के स्लोगन्स इंडिया चाइना फ्रेंडशिप के लिए प्रमोट किए जा रहे थे। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्साई चिन्ह के ऊपर हमारे सोवन राइट्स को डिप्लोमेटिकली असर्ट करने का प्रयास कर रहे थे, तब 1957 में चाइनीज न्यूज़पेपर क्वांग मिंग झी पाओ ने 6 अक्टूबर के इन रिपोर्ट में कहा कि शिनजियांग तिब्बत हाईवे, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट हाईवे है, वो कंप्लीट हो चुका है। समय के साथ चाइना ने इस रीजन में अपनी मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए और 1962 सिनो इंडिया वॉर के बाद अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हुए LAC को ऑलमोस्ट यूनिलेटरली सेटअप कर दिया। वॉर के बाद चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में रिट्रीट करते हुए मैकमोहन लाइन के पीछे जाने का फैसला किया, लेकिन लद्दाख के केस में चाइनीज मिलिट्री ने अक्साई चिन्ह पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी में ओरिजिनेटेड एक डॉक्यूमेंट के अनुसार 1960s की चाइनीज लीडरशिप अक्साई चिन्ह के ऑक्यूपेशन को एक ब्रिलियंट मूव मानती थी, जिसे चाइनीज लीडर माओ जेडोंग के ग्रेट स्ट्रैटेजिक विजन की तरह देखा जाता है। उस पेपर के अनुसार अक्साई चिन्ह इंडिया के सर पे लटकी एक तलवार के अलावा सेंट्रल एशिया का गेटवे भी है। चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट का क्लेम है कि अक्साई चिन्ह के माध्यम से चाइनीज आर्मी न्यू दिल्ली तक रीच कर सकती है। दोस्तों, ये रही अक्साई चिन्ह के इंडिया में इंटीग्रेशन और चाइना द्वारा इसके इलीगल ऑक्यूपेशन की बात। आइए अब अक्साई चिन्ह के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं। दोस्तों, आज हमारा देश वो इंडिया नहीं रहा जो 1962 में हुआ करता था। आज हमारी मिलिट्री को 1962 की मिलिट्री समझना चाइना के लिए एक बड़ी भूल होगी। लेकिन यदि अक्साई चिन्ह के कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास करें तो किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हर्ष वी पंत के अनुसार इंडिया द्वारा आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन चाइना के इंटरेस्ट को सीवियरली हर्ट करता है। न केवल इस रीजन के माध्यम से चाइना पाकिस्तान से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है, बल्कि आज इंडिया भी अक्साई चिन्ह समेत पूरे लद्दाख को स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस की नज़र से देख रहा है। इंडिया के इस रीजन में एक्सपेंशन और फोर्टिफिकेशन से सेंट्रल एशिया में वेस्टेड चाइनीज स्ट्रेटजिक गोल्स अपसेट होते नजर आ सकते हैं। वो गोल्स चाहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, तालिबान लेड अफगानिस्तान से क्लोजनेस या ईरान को इंडिया से दूर करने की स्ट्रेटजी, चाइना की इस सारे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट कहीं न कहीं अक्साई चिन्ह और आसपास के चाइनीज डोमिनेंस पे ही बेस्ड हैं। दोस्तों, यदि अक्साई चिन्ह को इंडियन सिक्योरिटी के पॉइंट से व्यू किया जाए तो अक्साई चिन्ह के हाई ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड होना, चाइनीज कनेक्टिविटी और नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली की कंपेयर ज़्यादा क्लोजनेस इसे हमारे देश की सोवर्निटी के अगेंस्ट थ्रेट बनाती हैं। अक्साई चिन्ह एक अनमैन्ड चाइनीज सैटेलाइट की तरह इंडियन एक्टिविटीज़ के अलावा सेंट्रल एशिया पे भी नज़र रखने का काम करता है। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की एक और बात शायद हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि जिस तरह सक्शगम वैली को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, उसी तरह इंडिया पाकिस्तान वॉर की सिचुएशन में चाइना भी पाकिस्तान को अक्साई चिन्ह में मिलिट्री बेस प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा अक्साई चिन्ह से गुजरने वाले हाईवे 219 चाइना को तिब्बत तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और ऐसे सिचुएशन में चाइना के लिए इस रीजन को गिव अप करना सिग्निफिकेंट लॉस पहुंचा सकता है। दोस्तों, यदि इस रीजन को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की नज़र से देखा जाए तो आज चाइना की प्रोमिनेंट वॉर सिस्टम्स जैसे यांगत्जे, हुआंगहो और मेकोंग रिवर्स सीवियरली पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। चाइना, जो आज खुद को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का लीडर बनाने का प्रयास में है, उसके लिए क्लीन और फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अक्साई चिन्ह और आसपास के ग्लेशियर्स का एक्सेस होना चाइना के इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। चाइना ने $1.42 बिलियन की 10 इन्वेस्टमेंट्स आज शिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन में की हैं, जिससे वो चिप मेकिंग इंडस्ट्री को फर्दर एक्सपैंड करना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार ये फैसिलिटीज़ आने वाले समय में पर ईयर 24 बिलियन सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। दोस्तों, न केवल ग्लेशियर से फ्रेश वाटर बल्कि अक्साई चिन्ह के ताकलामकन डेजर्ट से चाइना सैंड को यूटिलाइज कर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकता है, जिसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नीड होती है। चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं जिसे सैंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है
और सिलिकॉन वाटर्स को क्लीन करने के लिए इमेंस क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। चाइना की ये दोनों नीड अक्साई चिन की मदद से पूरी की जा सकती हैं। इन सब के अलावा 2010 में वेस्टर्न कुनलुन रीजन, जिसका अक्साई चिन एक पार्ट है, वहाँ किए गए जियोलॉजिकल सर्वेस में कई मेजर लेड जिंक डिपॉजिट्स पाए गए। दोस्तों 2020 में लद्दाख से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमयांग सेरिंग नामग्याल ने एसर्ट किया था कि अब वो समय आ गया है जब इंडिया को अक्साई चिन वापस ले लेना चाहिए। इस स्पीच के बाद हमने कई ऐसे डिबेट्स देखे जिसमें अक्साई चिन को इंडिया में वापस इंटीग्रेट करने के ऑप्शंस को डिस्कस किया गया। 1969 में यूएसएसआर और चाइना एक 7 मंथ अनडिक्लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट में उलझ चुके हैं, जिसके अंत में यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए चाइना ने यूएसए का दामन थामा था। और आज भी भले ही यूक्रेन क्राइसिस में चाइना ने रशिया का साथ दिया हो, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना रशिया के साथ कम और नेटो के अगेंस्ट ज़्यादा है। आज कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना द्वारा रशिया का साथ देना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से ज़्यादा नेटो और यूएसए का ऑपोजिशन है, जो चाइना करना चाह रहा है। उन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया और चाइना के बीच आज कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई का रूप ले सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट। कई बार रशियन कमेंटेटर्स ने सेंट्रल एशिया में चाइना के बढ़ते हुए एम्बिशंस और इन्फ्लुएंस की ओर इशारा किया है, जिस पर रशिया का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। इसके अलावा चाइना द्वारा मिडिल ईस्ट में इकोनॉमिक टाइज की जगह मिलिट्री इंटरवेंशन इंक्रीज करना रशिया के लिए एक सीरियस कंसर्न है। जिबूटी और ग्वादर जैसे पोर्ट्स पे चाइनीज इन्फ्लुएंस उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाबल मंदेब जैसे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स का एक्सेस देता है। चाइना ने 15 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप फॉर्मलाइज की है, जिसमें मैरीटाइम कोऑपरेशन भी इंक्लूडेड है। रशिया ने मेडिटेरेनियन सी में अपना प्रेजेंस बनाए रखते हुए सूडान में भी नेवल बेस सेटअप करने के प्लान्स अनवील किए हैं। सीरिया में 2015 में इन्वॉल्व होने के बाद रशिया ने वर्ल्ड पावर्स के सामने मिडिल ईस्ट में अपने रोल को क्लियर कर दिया था। चाइना द्वारा इस रीजन में किए जा रहे एक्सपेंशन को रशिया लाइटली नहीं ले रहा है और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चाइना का ये बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस रशिया के अगेंस्ट उसे खड़ा कर सकता है। इन सब के अलावा चाइना आज तक ड्रोन्स जैसे स्मॉल स्केल वेपन ही सप्लाई किया करता था, जबकि रशिया के लिए मिडिल ईस्ट में आर्म सेल अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के अलावा बायो डिपेंडेंस क्रिएट करना था, जिससे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्ट्रेंथन कर पाए। पिछले कुछ सालों में शी जिनपिंग ने चाइनीज पॉलिसी को चेंज करते हुए अपने एस्पिरेशंस को एक्सपैंड किया है। चाइना ने यूएई के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप करते हुए एडवांस्ड वेपन्स कैपेबिलिटीज डेवलप करने की इनिशिएशंस किए हैं। इसके अलावा आज यूएसए या यूरोप से आर्म्स सेल्स में ब्लॉकेज की सिचुएशन में कई कंट्रीज चाइना की ओर बेंड होती नजर आ रही हैं। चाइना का ये पूरा एक्सपेंशन रशिया के उन क्रिटिकल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है जिसके बेसिस पे उसने अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी फ्रेम की है। दोस्तों रशिया हिस्टोरिक एक्सपीरियंसेस से जानता है कि चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए फ्रेंड्स और फोज में फ़र्क नहीं करता। यही कारण है कि वो सारे चाइनीज़ अलाइज जिन्होंने चाइना पे भरोसा करके इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट किए थे, वो आज चाइनीज़ डेट ट्रैप स्ट्रेटजी में फंस चुके हैं। रशिया को यदि यूएस के एग्जिट के बाद मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस बनाए रखना है तो उसे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करना ही होगा, वरना जिस तरह चाइना ने अफगानिस्तान और ईरान में अपनी इन्फ्लुएंस असर्ट करने की कोशिश की है, सिमिलर स्ट्रेटजी दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिल सकती है। इन सबको यदि इंडो रशिया हिस्टोरिकल टाइज से कंबाइन करके देखा जाए तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि रशिया इंडिया के साथ खड़ा दिखेगा। रशिया के लिए इंडिया न केवल एक रिलायबल पार्टनर है बल्कि एक मेजर डिफेंस पार्टनर भी है, जिसके सबूत हमें रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान देखने को मिलते हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी में चाइना के अगेंस्ट रशिया द्वारा इंडिया को सपोर्ट किया जाना दोनों देशों के म्यूचुअल फ्यूचर विजन को शो करेगा। साथ ही यूएन जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रशिया का सपोर्ट इंडिया के लिए क्रूशियल होगा। दोस्तों बदलते जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया के लिए चाइना के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना एक अहम भूमिका निभाती हुई दिखेगी और इस चेन में अक्साई चिन की इंपॉर्टेंस क्रूशियल है। इस रीजन से चाइनीज एक्सक्लूजन न केवल हमारी सोवरेनिटी इंश्योर करेगा बल्कि तिब्बत में सप्रेस किए जा रहे रिबल फोर्सेस भी मजबूत होंगे। ऐसी सिचुएशन में दलाई लामा का इंडिया में प्रेजेंट होना हमारे लिए एक अपर हैंड साबित होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया एक पॉसिबिलिटी कि क्या रशिया अक्साई चिन्ह को वापस लेने में हमारी मदद कर सकता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इंडिया रशिया और वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS2 के IR सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट देयर हैज बीन अ शिफ्ट
in India's policy regarding Aksai Chin. Discuss the statement in light of increasing tension between India and China at LAC. So my friends, don't forget to answer the question in the comment section. That's it for the video. I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।